गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो? गुड आफ्टरनून सर। ठीक है सर। अच्छा, अभी तो तुम अपने इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे होगे आने वाले एग्जाम्स के यस लिए। सर। बेटा, मैं आपको हल्का फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। दिस इज रुति दीपन। ये अभी 2024 में पास आउट हुआ है फ्रॉम आईआईटी धनबाद से। और इसने मेटलर्जी में ऑल इंडिया गेट में ऑल इंडिया रैंक वन लाया है। तो अब एक्चुअली हमारे यहाँ से जितने बच्चे निकल रहे हैं, दे हैव कंसर्न। क्योंकि देखिए, एक फोबिया टाइप का चल रहा है बच्चों में जो सीएस नहीं लेते हैं। उनके मन में चलता है कि आवर इंजीनियरिंग इज डन, वी आर डन विद आवर इंजीनियरिंग। अब बाकी वो जैसे वो क्लास डिवीजन बन गया है कि लाइक जो सीएस ले रहा है उसकी जॉब सिक्योर है, बाकियों की जॉब सिक्योर नहीं है। लेकिन जहाँ रुति जैसे बच्चे ये चीज प्रूव कर रहे हैं कि स्टीरियोटाइपिंग गलत है, तो हमको रुति के एंगल से समझना पड़ेगा कि कोर ब्रांचेस की स्ट्रेंथ क्या है। और शायद बच्चे इससे इंस्पायर होंगे। और वीएमसी के ही बच्चे अपने, या कोई भी बच्चा जो इस वीडियो को देखेगा, दे शुड नो कि गेट एंड अदर थिंग्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर ए स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग करने जा रहा है। रुति बेटा, आप थोड़ा गेट के बारे में इंट्रो दे सकते हो? छोटे बच्चों को जो कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं उनको नहीं पता रहता। जी गेट जो एग्जाम होता है मतलब उसका फुल फॉर्म है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। सो मेनली इसमें बहुत सारे ब्रांचेस से रिलेटेड बहुत सारे मतलब जैसे जो स्टूडेंट होता है वो अपने इंजीनियरिंग लाइफ में बहुत सारे कोर्सेस पढ़ता है। तो कोई कोई लोग जाते हैं अपना जैसे सीएसई बैकग्राउंड में जाते हैं, कोई कोडिंग करके किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन करता है। तो किसी किसी का मन होता है कि हम हायर स्टडीज करें, या तो किसी किसी का मन होता है कि हम पीएसयूज में जाएं, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी, जैसे एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, आईओसीएल हो गया, सेल हो गया, इन सब कंपनीज में नौकरी के लिए जाएं। तो ये सब के लिए आपको गेट एग्जाम देना पड़ेगा। सो गेट जो एग्जाम है वो ऑफिशियली तो हायर स्टडीज के लिए डेडिकेटेड होता है। मतलब अगर आपको एमटेक करना है तो आप गेट एग्जाम दे के उसमें क्वालिफाई करके अच्छे कॉलेजेस में जाके आप हायर स्टडीज कर सकते हो। लेकिन कुछ पीएसयूज होते हैं जो एज अ रिटन टेस्ट नहीं करते अपने खुद का, बट गेट के थ्रू वो लोग सिलेक्ट करते हैं। तो ये एक टाइप का शॉर्ट लिस्टिंग हो जाता है गेट एग्जाम के थ्रू। तो इसीलिए गेट एग्जाम को मेनली दिया जाता है। तो मेन दो पर्पज होता है गेट का, या तो आप हायर स्टडीज के लिए जाओ या तो आप पीएसयूज के लिए जाओ। बेटा, ये यस। हायर स्टडीज में एमटेक एंड क्या कुछ इंस्टीट्यूट पीएचडी के लिए भी एक्सेप्ट करते हैं गेट का स्कोर? जी सर, इंटीग्रेटेड जैसे एमटेक प्लस पीएचडी होता है तो उसमें भी आप जा सकते हैं, और कई सारे एमबीए कॉलेजेस भी होते हैं जिसमें जैसे आईआईएम्स भी हो गया, वो लोग भी बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो पहले जैसे निटी मुंबई था जो अभी आईआईएम मुंबई हो गया है, वो भी पहले हमारे जैसे गेट के थ्रू जो बच्चे क्वालिफाई करते थे हम्म उनको एज ए ऑपरेशनल मैनेजमेंट का एक कोर्स प्रोवाइड कराती थी। हम्म हम्म, लेकिन अभी वो नहीं करा रही, अभी वो आईआईएम मुंबई हो गई तो वो उसका कोर्स अलग हो गया है। तो हम्म। वैसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इंटीग्रेटेड, जैसे डेटा साइंस में भी किसी को अगर करना हो तो जैसे आईआईसी बैंगलोर में भी आप कर सकते हो गेट के थ्रू जाके। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें भी। बट मतलब मेनली ये हायर एमटेक ही होता है, एमटेक और पीएचडी। ओके बेटा। बेटा, ये आप थोड़ा सा बताओगे कि सिलेबस क्या इंजीनियरिंग सिलेबस पे बेस्ड होता है या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है बच्चों को? सर 90% जो होता है वो इंजीनियरिंग सिलेबस पे ही होता है। जैसे मेरा मेटलर्जी था तो मेरा मेनली कोर का जो पढ़ाई है उसमें 90% ऑफ द सिलेबस था। बाकी का जो 10% रहता है वो आपका रहता है एप्टीट्यूड रहता है, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। तो वही सब मेनली दो रहता है, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड एक्स्ट्रा रहता है। बाकी कोर का पूरा रहता है जो बेटा, सिलेबस। हमारे टाइम में जहाँ तक मुझे याद है कि जो मैथ्स का और एप्टी का स्प्लिट था, एप्टी शायद 15 नंबर की थी, मैथ्स शायद 15 नंबर का था। क्या चेंज हुआ है फॉर्मेट? अभी वो टोटल जी मार्क्स? सर, अभी जैसे एप्टीट्यूड का आता है 15 नंबर का ही आता है। बाकी मैथ्स को और कोर को दोनों मिला के एक साथ आता है बाकी का जो मार्क है, आउट ऑफ 100। तो मैं भी वो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, शायद वैसा ही रहा हो, बट ठीक है। क्योंकि पहले जी भी सर। सही मुझे याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है 15 नंबर एप्टी को अलग से थे और बाकी था। जी तो जी सर। यही है, 15 नंबर एप्टी का है और रेस्ट जी नंबर आपका मतलब 100 मार्क्स का है ना? जी सर, 100। तो रेस्ट 85 मार्क्स आपका कोर प्लस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आएगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कम ही रहता है। अच्छा बेटा। मैं श्योर नहीं हूँ कि मार्क उतना फोकस नहीं किया था। 15 मार्क शायद इंजीनियरिंग मैथ्स का भी रहता है 15।
बाकी कोर का रहता है पूरा। तो बच्चों को बड़ी क्यूरियोसिटी होगी कि रैंक वन के मार्क्स कितने आए होंगे, तो इनको बता दो। रैंक वन के कितने मार्क्स आए थे? सर जैसे इसमें हमारा जैसे स्कोर कार्ड रिलीज होता है तो उसमें आउट ऑफ 100 मार्किंग होता है और एक आउट ऑफ 1000 मार्किंग होता है। तो आउट ऑफ 100 मेरा 81.67 था अच्छा। और आउट ऑफ 1000 मेरा 976 मार्क्स था। तो ओके। ये नॉर्मलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू वो लोग आउट ऑफ 1000 मार्किंग करते फिर काफी ठीक है, फिर तो मतलब अच्छा खासा मार्क्स है बेटा। क्योंकि अगर एब्सोल्यूट स्कोर देखें तो 100 में से 81 पॉइंट समथिंग इज वेरी गुड स्कोर। मतलब सही है, अच्छा है काफी। ठीक है बेटा, ये एक्चुअली प्रिपरेशन आपने कैसे की? मतलब जो आपके करिकुलम की बुक्स थी वही पढ़ी तुमने, या कि तुमने कोई जैसे मेड इजी या कुछ किसी ग्रुप से या किसी अदर ग्रुप, जो मुझे नाम याद है ना मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ बेटा। आपने एक्चुअली हैं। जी जी सोच सर। क्या रखा पढ़ाई का? सर मेन मेरा 3 सोर्स था। जैसे पहला तो अपने जो कोर्स करिकुलम कॉलेज में पढ़ाया जाता था, जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स जो पूरा गेट ओरिएंटेड थे तो उसमें मैं कॉलेज के कोर्स पे फोकस किया। हम्म। और दूसरा सोर्स मेरा यूट्यूब था। तो मुझे मतलब मैं लकी था कि मुझे एक पीडीएफ मिल गया जिसमें मेरे टॉपिक वाइज सारे यूट्यूब्स के लिंक्स दिए हुए थे। ओके। तो ओके। उसमें सब कुछ वीडियो लेक्चर्स विथ टॉपिक दिया गया था, तो मैं उसको पूरा फॉलो किया। और तीसरा जो था मेरा एक कोचिंग मटेरियल था जो कैरियर एवेन्यूज एक कोचिंग है, तो उसका जैसे ठीक है। जी, तो उसका नोट्स मतलब उनके बस नोट्स ही मैं पढ़ा था। एज सच कोई वीडियो लेक्चर के लिए मैं कोचिंग ज्वाइन किया नहीं किया था। तो एक नोट्स के लिए लिया था और यूट्यूब से पढ़ा और अपने कॉलेज से जो पढ़ाए थे उससे कुछ कुछ नोट्स बना के पढ़ा। मैं समराइज करता हूँ। आपने बोला कि जो गेट ओरिएंटेड सब्जेक्ट जब आपके आए सेमेस्टर में, आपने उसको सीरियसली पढ़ा, फर्स्ट थिंग। जी सेकंड, आपने बोला आपने यूट्यूब पे कुछ प्लेलिस्ट आपको लकली मिल गई जो आपके टॉपिक वाइज थी, आपने वीडियोस वहां से देखे। और थर्ड, जी आप जी सर। क्या नाम बताया बेटा? एवेन्यू, कोचिंग एवेन्यू क्या था? कैरियर एवेन्यूज। सॉरी माय मिस्टेक बेटा। कैरियर एवेन्यू से। सर यहाँ पॉज कर सकते हैं क्या? हाँ। तो बेटा आपने तीन सोर्स रिफर किए थे। एक था आपने जब कॉलेज के सिलेबस से जब मैच करता गेट का सिलेबस, तो उस समय आपने उसको इम्फेसिस किया था। जिस सेम में जो जी टॉपिक सर। गेट के सिलेबस बेस्ड था जिसमें मार्क्स आते हैं, वो आपने उस पर फोकस किया। सेकंड, आपने यूट्यूब से एक प्लेलिस्ट मिल गई आपको जिसमें टॉपिक वाइज लेक्चर दिए थे, तो वीडियोस आपने वहां से देखे। और थर्ड, जी आपने करियर एवेन्यू से नोट्स आपके फ्रेंड वाए आपको मिल गए थे, आपने जी सर। प्रेफर किया। उन्हें ठीक। रेफर किया। यस। बेटा आपने टेस्ट सीरीज कुछ ली थी क्या? जी सर, टेस्ट सीरीज में टेस्ट योर सेल्फ का लिया था, तो ये भी एक प्लेटफॉर्म ही है जो स्पेसिफिक गेट मेटलर्जी के लिए मेन फोकस्ड रहता है। तो हम्म। वहां से टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, मेनली वहां से टेस्ट सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन लिया था, दोनों एक साथ कंबाइंड लिया था। तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहा अभी। अच्छा। और इसके अलावा आपने क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब सॉल्व किए थे या वैसे ही फ्लो में हो गए थे थोड़ा थोड़ा? सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं पूरा सॉल्व नहीं कर पाया, टाइम मतलब मिला, लेकिन मैं उतना फोकस मेनली मेरा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर रखा और टेस्ट सीरीज पे ऊपर रखा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो मेनली मैं मेरे दोस्त के साथ डिस्कस करते करते कुछ कुछ सॉल्व किया था, बट पूरा प्रीवियस ईयर नहीं किया था। रिसेंट के जितने थे वो सब थोड़ा थोड़ा किया था। ओके बेटा। नहीं ठीक है बेटा, काफी अच्छा है। बेटा देखो यहाँ पे हमें टाइमलाइन थोड़ी समझाओ, तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट कब की और इम्पल्स कब दिया? इम्पल्स मतलब कब तुम बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होकर पढ़े, किस किस फेज में? क्या वो जो सेमेस्टर ब्रेक्स को यूज किया? स्टार्टिंग से थोड़ा सा मुझे वो 4 ईयर की जर्नी बता दो, कब कब तुमने गेट वाइज पढ़ा, क्योंकि तुमको फर्स्ट ईयर से बच्चे फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। और थोड़ा सा कुछ जी वैसा सर। है ना, कि मान लो कई बार बच्चे सोचते हैं कि अब हम थर्ड ईयर में आ गए हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, स्टार्टिंग से तैयारी नहीं, वो माइंडसेट तुम समझा देना कि अगर कोई फर्स्ट ईयर में तो उसको क्या करना चाहिए, सेकंड ईयर में है तो क्या करना चाहिए, ऐसे तुम गाइड कर दो बेटा। जी सर। सर पहले मैं जैसा मेरा कैसा फ्लो रहा वो बताऊंगा, फिर मैं हम्म। सजेशन कुछ अगर हो सकता है तो देने का कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट ईयर मेरा, फर्स्ट और सेकंड ईयर मेनली कोविड के वजह से ऑनलाइन था। तो हम्म। उसमें मेरा फोकस उतना, क्योंकि फर्स्ट ईयर कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, मेटलर्जी स्पेसिफिक या मेरे को ब्रांच स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए नहीं जाते। तो मेन फोकस हमारा था उस वक्त कि अपना ग्रेड मेंटेन कैसे करूं। लेकिन हम्म। फिर भी मैं उतना मेंटेन कर नहीं पाया, तो मेरा बहुत ही कम सीजीपीए आया था। तो लेकिन उसके मतलब अगर पूरा बताऊं तो 7.4 था मेरा सीजीपीए, जो कि बहुत कम है समझ। फर्स्ट ईयर में।
फिर धीरे धीरे जैसे सेकेंड ईयर का आधा खत्म हुआ, जैसे हमको कॉलेज बुलाया गया, उसके बाद मैं अपना जो पढ़ने के लिए जो था, जैसे कोर टॉपिक्स थे, और उस वक्त मैं थोड़ा थोड़ा कोडिंग भी करता था, क्योंकि फर्स्ट ईयर जो था मेन एक्सप्लोरेशन स्टेज मान के मैं चल रहा था, कि क्योंकि उस वक्त मुझे भी पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बीच में जो समर था, तो उस बीच भी मैं बहुत सोचा कि कोडिंग करना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो अंटिल थर्ड सेम के एंड तक मैं कोडिंग करता रहा, और साथ ही साथ कोर का भी पढ़ाई किया। लेकिन उसके बाद थर्ड सेम के एंड के बाद मैं दोनों को एक साथ बैलेंस नहीं कर पाया, तो मैं डिसाइड किया कि फाइनली मैं कोडिंग छोड़ के कोर पे फोकस करूंगा। तो उस वक्त मेरा कुछ ऐसा टारगेट नहीं था कि, मतलब मैं ऐसे से उतना फ्यूचर देखा नहीं था कि कोर के क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उस वक्त। तो उस वक्त बस कोर में ग्रेड लाने के लिए ही पढ़ रहा था। तो इस तरह मेरा सेकेंड ईयर भी खत्म हो गया। अब जैसे सेकेंड ईयर खत्म हुआ, तो उस वक्त मैं थर्ड ईयर में जैसे ही गया, तो आई वॉज एलिजिबल कि मैं गेट एग्जाम दूं, क्योंकि थर्ड ईयर के जैसे आप थर्ड ईयर पहुंचते हैं, तो आप गेट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो फिर तो गेट के थ्रू मैंने देखा कि पीएसयूज में भी जॉब मिल सकती है और हायर स्टडीज में भी जा सकते हैं। तो फिर मैं गेट के लिए पढ़ना थर्ड ईयर से ही शुरू किया। सो मेनली जैसे थर्ड थर्ड ईयर में फेब्रुवरी के महीने में हमारा गेट एग्जाम होता है। तो गेट एग्जाम से जस्ट 3-4 महीने पहले मैं गेट के रिलेटेड, जो गेट मेटलर्जी से रिलेटेड जो जो टॉपिक्स हैं उसको पढ़ना शुरू किया था। थर्ड ईयर की बात है ये। तो जैसे जैसे 3-4 महीने में कवर किया, तो 3-4 महीने बाद मैं गेट एग्जाम दिया। तो थर्ड ईयर में देने का ये एक फायदा रहा कि मुझे क्वेश्चन पैटर्न क्या है वो पता चल गया। हालांकि मेरा कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ था थर्ड ईयर में, 46.67 था शायद कट ऑफ, मेरा 46 ही था शायद मार्क। तो उस समय बस एटलीस्ट मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि अगर मैं एक साल मेहनत करूंगा तो अच्छे रैंक्स तो आ जाएंगे, एटलीस्ट अंडर 50 रैंक आ जाएगा, जो कि डिसेंट रैंक है किसी भी पीएसयू में एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट होने के लिए। तो फिर बस उसी के बाद जैसे ही फरवरी खत्म हुआ, थर्ड ईयर ऑलमोस्ट खत्म होने को आया था और फाइनल ईयर बिगनिंग, तो समर का 3 महीना उस वक्त गैप था। तो उस समय मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था कि मैं गेट दूंगा। तो इसलिए समर के दौरान मैंने ऑलमोस्ट कह सकते हैं जो जो बड़े बड़े टॉपिक्स है, जैसे ट्रांसपोर्ट फेनोमेना और रेट प्रोसेसेस, जिसमें आप ही ट्रांसफर और वो सब पढ़ते हैं, ये सब टॉपिक्स जो थोड़े थोड़े मैकेनिकल से रिलेटेड हैं और जो मेटलर्जी से थोड़ा सा डेविएट करते हैं या उससे रिलेटेड है लेकिन थोड़ा डेविएट करते हैं, तो उन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया। क्योंकि जो मैं यूट्यूब का जो प्लेलिस्ट के बारे में बात कर रहा था, उसके वीडियोस बहुत ज्यादा मुझे दिखे, तो मुझे लगा कि उसको समर में ही खत्म करना ठीक रहेगा। तो हम्म। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं हम 50 to 60% सिलेबस समर में ही खत्म कर चुके थे। बाकी जो बचा कुचा सिलेबस था उसमें मैं भी श्योर नहीं था, क्योंकि कितना से कितना तक पढ़ना चाहिए, एज मेरे पास कुछ ऐसे गाइडेंस नहीं था कि मैं कहाँ से पढूं। वीडियोस तो थे लेकिन टॉपिक वाइज और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए वो भी नहीं था। तो मैं टेस्ट सीरीज भी थर्ड ईयर के आधे में ही ज्वाइन किया था, जैसे फाइनल ईयर गेट एग्जाम से 6-7 महीने पहले। तो उसके बाद हम फिर कंफ्यूज थे कि टॉपिक्स कौन कौन से मतलब छोड़ने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स भी आ जाते हैं। तो कौन से छोड़ने चाहिए और इस टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस पॉसिबल है। तो हम्म। ये सब जो चीज है, क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चन टाइप, सिलेबस कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, ये पर्टिकुलर टॉपिक का ये पार्ट कितना पढ़ना चाहिए, तो ये सब चीज मेरा टेस्ट सीरीज से ही सॉल्व हो पाया, कि टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन से। तो उससे मुझे पता चला कि कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं उसी के ओरिएंटेड होके पढ़ना और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया इस था। सीरीज के तुम्हें हाई फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन समझ आए जो रिपीट होते हैं, और तुमने उन जी टॉपिक्स सर। पर इंजीनियरिंग की कि मुझे आते हैं कि नहीं, तो फिर जी जी सर। तुमने थ्योरी परफेक्ट की। नहीं, दैट्स द वे, ऐसे ही हाँ, कर। और वैसे जी सर, जी। जैसे बहुत सारे टॉपिक्स थे जो मैं कवर कर नहीं पाया था। मतलब वैसे अगर देखा जाए तो एक साल में हम लोग कवर कर पाते, लेकिन हम्म। कोर का जो सिलेबस था मेरा और प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट भी आ गया था, तो उस दौरान मैं थोड़ा सा शायद ये हो गया था। और थोड़ा मैं स्पोर्ट्स ओरिएंटेड भी था, तो उस वक्त थोड़ा बैडमिंटन बैडमिंटन खेलने भी चला जा रहा था, तो टाइम उतना मिला नहीं कि मैं, और थोड़ा 10-20% सिलेबस रह गया था। तो तो फिर उसके लिए मेनली मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, ताकि पता लगे कि कहाँ कहाँ से आ रहा है।
श्रुति बेटा, आपने स्पोर्ट्स जारी रखा, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग तुमने की, क्योंकि अभी क्या है, बच्चे स्पोर्ट्स की जगह वो मोबाइल के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द, वो कहीं के भी जी बच्चे हैं। तो आपने काफी अच्छा किया। तुम कॉलेज लेवल पे भी खेले हो ना अच्छे से बेटा? जी सर, अगर कॉलेज लाइफ NAT में खेला हूँ। हाँ। इनफैक्ट थर्ड ईयर में ही ज्यादा खेला हूँ, कॉलेज को रिप्रेजेंट भी किया था, बाकी कहीं कहीं कॉलेजेस में जाके खेला भी था। हाँ, ये बात सच है कि मैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, मेनली गेट से 5-6 महीने के दौरान जो गैप था उस वक्त मैं पूरा छोड़ दिया था। बाकी उससे पहले बहुत खेला हूँ। बेटा, यू ऑलवेज मेक श्योर कि भाई यू विन समथिंग, यू लूज समथिंग। और वो ऐसा होता है, अगर हम कुछ छोड़ते हैं तो कुछ पकड़ते हैं। तो आपने बारी बारी किया, बहुत अच्छा किया। वरना जी कहीं स्पोर्ट्स के चक्कर में उस समय के दौरान, गेट के दौरान, आपका एंट्रेंस भी खराब हो सकता था। अब लेकिन आपके पास अच्छा मौका है, PSUs में जाओ। अब अगर तुम्हें स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखना है, करो। कई बार तो शायद PSUs भी अपनी टीम बनाती है। तो आई होप तुम जी जी सर। बैडमिंटन में कंट्री को रिप्रेजेंट कर सको, क्योंकि मैंने तुमको खेलते देखा है, तुम अच्छा खेलते हो बेटा। पिछली जी सर। मेरी बैक इंजरी स्टार्ट हो गई थी जब मैं तुम्हारे साथ खेलने गया था। जी सर। बेटा, बेटा, अब मैं बस फाइनलाइज करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। और जो बच्चे कांटेक्ट करेंगे ना बेटा, मैं उनको तुम्हारा नंबर दे दूंगा, इफ़ यू डोंट माइंड। जी सर। जी तुम सर। इसलिए गाइड कर देना। अगर मेटलर्जी के ही हुए तो मटेरियल शेयरिंग या जो भी है वो कर लेना बेटा। ठीक है? जी सर। और जी सर। तुम बेटा, कोई एक सिंपल तुम्हारे मन में जो कोई कोट आता है जब तुम तैयारी करते हो, कि ये कोट अगर सुने बार बार तो मेरे को तैयारी का मन करता है, कुछ तुम्हारे दिमाग में है? पापा की लाइन, मम्मी द्वारा बोली गई लाइन, या तुमको जो फील होती है वो लाइन? जी सर, जैसे तैयारी के दौरान मैं स्पिरिचुअल कंटेंट भी बहुत कंज्यूम करता था, तो उसमें भी बहुत सारे कोट्स तो आते ही हैं, बट कोट्स ऐसा है कि कई कई बार हम सुनते हैं और ऐसे ही सुन के एक दिन बस याद रखते हैं और भूल जाते हैं। रियलाइजेशन तो कभी इसमें कभी से मीनिंग क्या है? जी जी, बताओ। तो उसमें मेरे पास जो बेस्ट कोट प्रिपरेशन के लिए है उसके लिए रहेगा कि वी शुड डू आवर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू द लॉर्ड। तो उसमें क्या होता है कि हम अपना बेस्ट दें, ये एटलीस्ट हम इंश्योर करें, ताकि हम रिजल्ट्स के ऊपर फोकस ना करके बस प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दें। तो अगर हम प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान देंगे तो जो रिजल्ट क्या होगा ये सोचने में जो टाइम हम बर्बाद करते हैं वो नहीं करेंगे। और जब ये थॉट के साथ हम एग्जाम भी देंगे तो अपना बेस्ट हम एग्जाम में भी देंगे, और एग्जाम के दौरान भी हम नहीं सोचेंगे कि फाइनल रिजल्ट क्या होने वाला है। तो ये सब जो रिजल्ट है वो हमारे हाथ में नहीं है, बट एफर्ट जो चाहिए उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए वो हमारे हाथ में है। तो एटलीस्ट वो हमें हमारे एंड से जितना हो सकता है उतना हमें करना चाहिए। और दूसरा जो है, कंसिस्टेंट रहना चाहिए। कंसिस्टेंट इन द सेंस, जैसे आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो गेट के रिलेटेड जैसे आप पढ़ रहे हो, आप कुछ सिलेबस कंप्लीशन कर रहे हो, आप कुछ अपना टाइम टेबल बनाए हो, इतना इतना पोर्शन खत्म हो रहा है, तो वो सबको मेंटेन करना, सिलेबस टाइम से खत्म करना, एग्जाम एनालिसिस करना। एक एग्जाम एनालिसिस भी बहुत बड़ा चीज है जो कि कंसिस्टेंटली करना चाहिए। जैसे कि आप मॉक टेस्ट दिए, उसका एग्जाम एनालिसिस भी बहुत जरूरी है, जैसे हम जेई के टाइम में करते थे। जैसे सर भी हम लोग को बोलते थे कि एग्जाम का एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो एटलीस्ट जैसे आप 3 घंटे का मॉक दे रहे हो, तो 2 घंटे मिनिमम बिताओ एग्जाम एनालिसिस में। और जैसे भी आपका कुछ गलती हो रहा है तो उसको आप क्या करो, एक नोट में लिखो। तो उससे क्या होगा, उससे आपको बार बार उस गलती को याद आएगा, और इससे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और मतलब यू हैव टू ट्रस्ट मी हियर, क्योंकि एक्यूरेसी जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ही आप एग्जाम में कूल रहोगे, क्योंकि उस वक्त आपको टेंशन नहीं होगा कि ये गलत है या मुझे रीचेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप एक बार रीचेक किए, आप कॉन्फिडेंट हो, मारो आगे बढ़ो, टिक मारो आगे बढ़ो, बस उतना ही। मतलब मेन दो यही है, कंसिस्टेंट रहना चाहिए और अपना प्रिपरेशन को रिजल्ट्स बिना सोचे हुए करना चाहिए, और अपना बेस्ट देना चाहिए बस। बेटा देखो, मैं बच्चों से एक बात बोलता हूँ कि लाइफ में ना 2 बार अपना बेस्ट देते हैं एटलीस्ट, मिनिमम। तो तुमने जी दोनों सर। बार किया। 12th में IIT क्रैक किया, कॉलेज खत्म होते IIT तुमने गेट क्रैक किया रैंक 1 के साथ में। बस एक रिक्वेस्ट है, तुम PSU ज्वाइन करो, कुछ भी करो, बट मेक श्योर करना कि एक बार एक पुश और मारना, और उसमें लाइफ का बेस्ट देना। ठीक है? अब वो तुम्हारा वाटर जी में, सर। चाहे अहमदाबाद में सिलेक्शन हो, एक बार पुश करना। तुम भले ही PSUs में रहना, बट वैसे प्लान करना कि लाइक यू हैव टू शेप द फ्यूचर ऑफ दैट PSU, उतना डिजर्विंग बन जी के। सर। ठीक है बेटा? आई होप ये वीडियो जी सर। बच्चों को शायद गाइड करेगी, स्पेशली क्योंकि गेट के लिए बहुत कंफ्यूजन है, वो अननेसेसरी इधर उधर सोर्सेस लेते रहते हैं, कुछ भी करते हैं जी जी बच्चे।
बल्कि वो इवन जो अपनी कोर की बुक्स हैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। वो कोचिंग की कुछ बुक ले लेंगे, उसी को पढ़ेंगे, फिर पूरी खत्म नहीं होगी। जैसे तुमने एक चीज बहुत अच्छी समझाई कि परफेक्शन नहीं आती। मैं बच्चों को जी। समझा जाता हूँ, टेस्ट सीरीज आई, रिवर्स इंजीनियरिंग करो। किसी का कोई सब्जेक्ट परफेक्टली हाँ। है, एंड दैट इज द वे। जी सर। अगर हाँ। हमारा पूरा परफेक्ट तैयार हो जाएगा तो हम झूठ ही बोल रहे हैं। इवन छोटे सब्जेक्ट्स भी पूरे खत्म नहीं होते हैं, ये तो पूरी इंजीनियरिंग जी। है, बी डन जी फॉर एग्जाम। पूरा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से ये सर, मतलब बताओ बेटा। मैं मतलब ऐसा भी एग्जांपल देखा हूँ, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो लोग भी बस ऐसे ही रिवर्स इंजीनियरिंग करके ही अब बस क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उसका हम्म, सोल्यूशन देखे कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, बस उतना पढ़ के भी बहुत ही डिसेंट रैंक लाए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं लाया जा सकता। आप अगर क्वेश्चंस पे फोकस करो तो ऑलमोस्ट आपका सिलेबस खत्म, आप इंश्योर कर सकते हो कि आपने अपना बेस्ट देके सिलेबस एटलीस्ट 90% खत्म कर ही दिया है, जिससे आपका अंडर 5 रैंक तो आ सकता है, स्पेशली गेट मेटलर्जी में। हम्म। ठीक है बेटा, मैं वीडियो थोड़ी बंद करता हूँ, क्योंकि रीजन क्या है कि मैं चाहता हूँ पढ़ने बैठ जाऊँ, और मेरे को भी क्लास लेने जाना है। मैं भी भागता हूँ बेटा। बाय बेटा, टेक जी केयर। सर। फिर अभी कनेक्ट करते हैं कुछ देर बाद, ठीक है बेटा। बाय बेटा। जी सर। जी सर। कर रहा हूँ बेटा वीडियो। थैंक- टेक केयर बेटा। जी सर।